अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए बेटा कनेक्ट हो जाइए। देखिए आज हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा और हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में कंटिन्यू किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। देखिए बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, जो ऐसी स्पीशीज़ जो पूरी रिएक्शन में 100% कंज्यूम हो जाए उनको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं, जो हमारे पास बच जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन है भाई, मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। तो एक क्वेश्चन कराया था मैंने, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर हम इसको, मैं दोबारा से लेके आया हूँ, इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको कैसे डील करना है ध्यान से देखिए। एक मिनट रुक जाइए जरा। एक मिनट वेट करो बेटा। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमको डेटा गिवन है, पहले तो उसको नोट करते हैं। पहले यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गिवन है। 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस गिवन है, ये हमारे लिए पहली डेटा गिवन है। दूसरा डेटा क्या गिवन है, 10 kg ऑफ हाइड्रोजन, 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस गिवन है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, कंटेनर के अंदर डाल दिया, तो फिर अमोनिया गैस कितना फॉर्म हो जाएगा। और हमारे पास जो भी है लिमिटिंग रिएजेंट, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आपको जो डेटा गिवन है, पहले तो आप इस डेटा से क्या निकाल लीजिए भाई, इन्फ्रेंस निकालिए। देखिए भाई, यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 50 × 10⁻³ ग्राम। मेरे पास क्या गिवन है, नाइट्रोजन गिवन है। और यहां से क्या लिख सकते हैं, 10 × 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन गिवन है। ये इन्फ्रेंस तो निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं इसके बाद, जो नेक्स्ट हमारे लिए मेन काम क्या होगा, मोल्स कैलकुलेट करना। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। वो किसके बराबर आएगा, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो ये किसके इक्वल आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो गिवन मास कितना हमारे लिए नाइट्रोजन का, 50 × 10⁻³ तो हम उसको वहीं रख देते हैं, 50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय, अगर हम इसका मास देंगे नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो दो नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा, तो ये रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास मोल्स निकल के आएंगे। वो मोल्स कितने आ रहे हैं बेटा, अगर हम उनकी बात करें तो मोल्स निकल के आएंगे 1.786 टाइम्स 10⁻³ मोल, 10⁻³ मोल्स निकल के आएंगे। ये वाली बात आ गई समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोजन के मोल्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, जो जितना गिवन मास है, यानी कि 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा, 2 होता है। तो हम वो पुट कर देंगे, 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे नीचे, कितना रख देते हैं, 2। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये तो 5 × 10⁻³ आ जाएगा, 5 × 10⁻³ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो वहां पे क्या क्या है, मतलब एक रिएक्शन में नाइट्रोजन की रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है किसके साथ में, हाइड्रोजन गैस के साथ में। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे, अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हमें डेटा गिवन है, ये डेटा गिवन है कि हमारे पास जो भी मास गिवन है भाई, कैसे मास गिवन है, देखते हैं एक बारी के लिए कि यहाँ पे हमारे पास मास गिवन था कितना, ये गिवन था 50 kg, ये 50 kg गिवन था, और ये कितना गिवन था, 10 kg। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितना बनेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो जितने इसके मोलर कोफिशिएंट होंगे वही हमारे लिए मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। तो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 होता है ना भाई। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, नाइट्रोजन के 1 मोल रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ,
तो फिर अमोनिया के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे बेटा? 2 मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और अभी हम लोग निकाल के आए हैं, क्या निकाल के आएंगे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल के आए, मतलब अब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन करता है। तो अब हम लोग बात करें, अगर मेरे पास 1.76 टाइम्स 10⁻³ मोल्स हैं नाइट्रोजन के, तो वो हाइड्रोजन के कितने मोल से रिएक्ट करेंगे? तो 3 × 1.76 टाइम्स 10⁻³ मोल से रिएक्ट करना चाहिए तभी हमारे पास, और इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस हो जाने चाहिए? 2 × 1.76 टाइम्स 10⁻³ मोल्स प्रोड्यूस हो जाने चाहिए, तभी तो ये रिएक्शन ऐसे सेटिस्फाई हो पाएगी। ये 3 कहाँ से आया हमारे लिए, और ये 2 कहाँ से आया? क्योंकि हमारे पास ये पता है हमें 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल बन जाता है। तो वही मैंने किया, ये इसके इतने मोल्स हैं तो इसके 3 गुना बन जाएंगे, और 3 गुना से रिएक्ट करेगा और 2 गुना बन जाएंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करके देखें, मतलब अगर हम लोग इससे निकाल के देखें, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने चाहिए पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये चाहिए पड़ेगा ऑलमोस्ट 1.768 है, तो 786 है। ठीक है, 786 है, ये यहाँ पे 786 है। फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 5.36 टाइम्स 10⁻³ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। मतलब हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो डेटा कितना आ रहा है भाई? 5.36 इंटू 10⁻³ मोल्स आ रहा है। हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं? 5.36 टाइम्स 10⁻³ मोल्स रिक्वायर्ड हैं। तो अब ये बात तो हमारे लिए गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स हैं कितने जो रिएक्शन में दिए हुए हैं, वो कितने गिवन है? 5 इंटू 10⁻³ मोल्स, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 5.36, मतलब हमें रिक्वायर्ड इतने हैं, और ये तो कम अमाउंट में गिवन। तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी भाई? हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारे पास H2 क्या हो गया यहाँ पे? H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमें पता चल गया। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में सबसे जल्दी कंज्यूम कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा। ये वाली बात हम लोगों ने यहाँ से इन्फ्रेंस निकाली। बचा हुआ क्या रहेगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारे लिए एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। अब वो अमोनिया प्रोड्यूस कितना होगा तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ये 3 मोल्स है ना, तो अगर हम इसको 1 मोल कर देते हैं तो नाइट्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा? 1/3 मोल रिक्वायर्ड होगा, और अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? 2/3 मोल्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए अमोनिया फॉर्म्ड, तो NH3 फॉर्म्ड, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? उसके मोल्स कैसे निकालेंगे? 2/3 टाइम्स हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ मोल्स। मोल्स में ही आंसर आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसमें मॉलिकुलर मास का भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएंगे 3.3 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब लेकिन हमसे तो ग्राम्स में पूछा गया है, क्योंकि ये 50 ग्राम गिवन है। यहाँ पे डेटा आप जब देखोगे ये 50 kg गिवन है और ये 10 kg गिवन है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अमोनिया कितने ग्राम फॉर्म हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो इससे हम लोग कैसे निकालेंगे? अमोनिया फॉर्म्ड, वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म, यानी कि मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। तो जितने मोल्स हैं उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो? उसके मॉलिकुलर मास का। तो 3.3 टाइम्स 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय अमोनिया का मॉलिकुलर मास होता है कितना? 17। तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना मास बन जाएगा। ये कितना निकल के आएगा जब आप इसे सॉल्व करके देखोगे? तो 56.1 kg आ जाएगा। 56.1 kg आ जाएगा। तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 56.1 kg आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि हम लोग चेक क्या कर लेंगे, जैसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 है, और इसके अंदर आपको क्या बात याद रखनी है? मोल्स कंजर्व रहे, मतलब मोल्स कंजर्व नहीं होंगे, एक तरीके से स्टोक्योमेट्री लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे जितने इसके 1 मोल से रिएक्शन होगी इसके 3 मोल की, तो इसके कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल बन जाएंगे। बस ये बात याद रखनी है। और फिर आपको मोल्स कैलकुलेट कर लेना। इसका मास कितना गिवन है भाई? इसका मास गिवन है आपको 50 kg, और इसका मास कितना गिवन है? 10 kg। ये पूछ रहा है ये कितना प्रोड्यूस होगा,
तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेने। इसके जब हम लोगों ने मोल्स निकाले वो कितने निकल के आए मोल्स, वो मोल्स निकल के आ रहे थे 1.76786 माइनस 10 इंटू 10⁻³ ठीक है। और इसके जब मोल्स निकाले तो वो कितने निकल के आए भाई, इसके मोल्स निकल के आ रहे थे 5 इंटू 10⁻³ मोल्स निकल के आ रहे थे। तो फिर हम लोगों ने चेक किया, अगर मान लेते इतना हमारे पास इतने मोल्स नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड कितना होता है 5 पॉइंट, अभी पीछे निकाला था 5.36 इंटू 10⁻³ मोल्स, ठीक है, इतना चाहिए। और है कितना गिवन हमारे लिए डेटा, यहाँ पे देखो इतना चाहिए हाइड्रोजन, इतना रिक्वायर्ड हाइड्रोजन। अगर इतने मोल्स की नाइट्रोजन के इतने मोल्स रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा, इतने मोल्स रिक्वायर्ड होगा। लेकिन हमें डेटा गिवन कितना है बेटा, मतलब जो हमें डेटा में गिवन है वो क्या है 5 इंटू 10⁻³ मोल्स ही गिवन है, और रिक्वायर्ड कितना है 5.36। तो ये वाला अमाउंट तो ज्यादा है ना, इसकी वैल्यू तो ज्यादा है ना। अगर आप इसको कंपेयर करके देखोगे इससे, तो इन दोनों में क्वांटिटीज में ये वाली क्वांटिटी तो ज्यादा है ना, मोर है, और ये वाली क्वांटिटी कैसी है, लेस है। तो फिर यहां से क्या पता चलेगा हमें, यहां से ये पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन हमारे लिए क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। ये एक्सेस रिएजेंट है, मतलब बचाव रहेगा, कुछ रिएक्ट कर जाएगा उसके बाद कुछ बचा भी रहेगा। तो रिएक्शन किसके टर्म्स में चलने वाली है, हाइड्रोजन के टर्म्स में चलने वाली है। तो मतलब हाइड्रोजन के जब 1 मोल रिएक्ट करेगा तो वो नाइट्रोजन के 1/3 मोल से रिएक्ट करेगा, और वहां पे अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, 2/3 मोल प्रोड्यूस होगा। तो वही पूछा गया था, अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो अमोनिया प्रोड्यूस्ड वो कैसे निकाला हम लोगों ने, 2/3 टाइम्स हाइड्रोजन के मोल्स रख दिए, कितने 5 इंटू 10⁻³। तो यहां से सॉल्व कर लिया, मोल्स कैलकुलेट कर लिया, 3.3 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए। और फिर मास निकाला है। तो मास कैसे निकालते हैं भाई, जितने भी मोल्स आए हैं उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर दो। तो मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाते हैं भाई हमारे लिए, मोल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मोल्स कितने गिवन थे यहाँ पे देख लो, 3.3 टाइम्स 10⁻³ और मॉलिक्यूलर मास होता है 17। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो ग्राम में आंसर आएगा। ग्राम को हम लोग केजी में चेंज कर देंगे, 10⁻³ से डिवाइड कर दो, यानी कि यही सॉल्व कर लेते, तो फिर यहाँ पे आंसर जो भी आएगा वो कितना आ जाएगा, 56.1 kg आ जाएगा। तो ये 56.1 kg अमोनिया फॉर्म्ड हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी पे, तो वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी का। इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें बोल रखा है इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ 20 ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन भी गिवन है आपको, तो बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि ये रिएक्शन हो रही है, मैं लिख लेता हूँ रिएक्शन, CaCO3 प्लस 2HCl, इनकी रिएक्शन हो रही है, और ये कितना बन रहा है, CaCl2 1 मोल बन रहा है, और वाटर बन रहा है, और CO2 बन रहा है, ठीक है भाई। तो यहां से हम लोग इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे, जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा इसके 2 मोल के साथ, तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसका भी 1 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसका भी कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो जरा, अगर हम लोग बात करें तो क्या हम लोग यहाँ पे मास के टर्म्स में बात कर सकते हैं, मास के टर्म्स में बोले तो कितना, देखे तो यहाँ पे डेटा कितना गिवन है, ये गिवन है 20 ग्राम, और ये गिवन है हमारे लिए 20 ग्राम, दोनों 20 ग्राम है। और हमसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू CO2 कितना बन जाएगा, यहाँ पे CO2 कितना बन जाएगा ये पूछ रहा है। तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, आप मोल्स के टर्म्स में भी कर सकते हो, मास के टर्म्स में भी। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन मोल्स के टर्म्स में किया, ये वाला क्वेश्चन हम लोग चाहें तो मास के टर्म्स में करके देख लेते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ये 1 मोल गिवन है तो मोल से मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, number of moles is equals to given mass upon molecular mass, molecular mass। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मोल्स तो हमें पता है 1 है, मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं CaCO3 का। तो CaCO3 का जब आप मास निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा बेटा, जब आप इसमें CaCO3 का मास निकाल के देखोगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 इंटू
कैल्शियम का मास होता है 40, और 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, ये हो जाएगा 100। तो ये 100 ग्राम आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। और HCl के अंदर देखोगे तो वो कितना आ जाएगा? 2 इंटू, है ना भाई, क्योंकि 2 मोल है तो 2 हो जाएगा, इंटू मॉलिकुलर मास HCl का, क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये कितना हो जाएगा? 36.5। इसको जब आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 73 ग्राम्स के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 73 ग्राम ऑफ 73 ग्राम ऑफ व्हाट? 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म क्या? डैश ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके भी 1 मोल बन रहे हैं, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा बेटा? 44 ग्राम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? 44, तो ये 44 ग्राम प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मतलब सिंपल सी ये मास के टर्म में रिएक्शन लिखी है, 100 ग्राम की रिएक्शन 73 ग्राम के साथ होगी तो ये 44 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 20 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, तो फिर ये इनमें से हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? अगर आप रिएक्शन ध्यान से देखो तो हमारे लिए 20 ग्राम के अकॉर्डिंग कितना HCl चाहिए पड़ेगा? अगर देखा जाए तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के हिसाब से कितना HCl चाहिए पड़ेगा, तो वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोलूँगा कि जैसे हमारे पास 100 ग्राम रिएक्ट करता है, 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट करता है किसके साथ में? 73 ग्राम HCl के साथ में। तो ये बताओ कि 1 ग्राम CaCO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? 73 अपॉन 100 ग्राम के साथ। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं कि 20 ग्राम CaCO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? वो रिएक्ट करेगा भाई 20 इंटू 73 अपॉन 100 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा HCl के। तो इसको जब आप सॉल्व करके देखोगे वो कितना निकल के आएगा? वो निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 73 इंटू 2 करना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करके देखोगे तो कितना आएगा आंसर? 14.146 140 14.6 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, HCl का कितना आ जाएगा? 14.6 ग्राम। तो आपको पता चल गया कि अगर मेरे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम है तो HCl कितना रिक्वायर्ड है? 14.6 ग्राम है। तो फिर यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो ये हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है भाई, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो रिएक्शन इसके टर्म्स में चलेगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम गिवन है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग मोल्स निकाल लेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग रिएक्शन करा देंगे। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं मैं कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो तो फिर कितना हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये पूछा जा रहा है। कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? डैश ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो फिर यहां पे देखते हैं हम लोग, जब हम लोगों ने पीछे देखा था कि 100 ग्राम जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो वहां पे कितना बन जाता है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो अगर 1 ग्राम कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो वहां पे कितना बन जाएगा? 44 अपॉन 100 ग्राम क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो हमसे पूछा किसके लिए जा रहा है? 20 ग्राम के लिए। तो हम क्या करेंगे? 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो फिर हमें कितना रिक्वायर्ड होगा? 20 इंटू 44 अपॉन 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर सीधा सीधा कितना आएगा? ये आ जाएगा 8.8 ग्राम के आसपास। कितना आ जाएगा? 8.8 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ठीक है, एक बार देखो फिर से बता देता हूँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन मोल्स में किया था, तो आप मोल्स के टर्म्स में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोल्स के टर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, मोल के टर्म में कैसे करोगे? ये ग्राम में मास गिवन है, इसको मोल्स के अंदर चेंज कर दो। ये ग्राम में मास गिवन है, इसे मोल्स के अंदर चेंज कर दो।
फिर चेक करो, इसके 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके जितने भी मोल्स हैं, मान लेते हैं x मोल आते हैं तो इसके 2x मोल रिएक्ट करेंगे, तो जो इतने भी फिर कंपेयर करके देख लो तो पता चलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, वो जल्दी से रिएक्शन में खत्म हो जाएगा। तो फिर इसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन चलेगी कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में, और कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में जब रिएक्शन चल रही है तो फिर क्या होने वाला है वहाँ पे, जितना इसका मोल रिएक्ट कर रहा है उतना ही इसका प्रोड्यूस होगा। तो वही मैंने बोला कि यहाँ पे आप देखोगे कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, तो वही हमने बनाया कि 100 ग्राम से 44 ग्राम बन जाती है। पीछे देखो ये लिखा 100 ग्राम से 44 ग्राम बन जाती है, तो फिर यहाँ पे 1 ग्राम से कितनी बनेगी, 44/100 ग्राम, और 20 ग्राम से कितनी बन जाएगी बेटा, 8.8 ग्राम बन जाएगी। तो ये तो सिंपल सा था हमारे लिए, ठीक है। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है, अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना असाइनमेंट से, ठीक है भाई। तो जो भी कोई डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट सबसे इजी होता है स्टोक्योमेट्री, ठीक है। बस उसमें क्या बात याद रखनी है आपको कि जो भी हमारे लिए स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं भाई नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स और मास के बीच में रिलेशनशिप हमें पता ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शंस इन अ सॉल्यूशन, रिएक्शंस इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शंस पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने मास से रिलेट किया है ना भाई, तो अब सॉल्यूशन से भी रिलेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन होते क्या है भाई, जैसे जिनके अंदर भाई कंपोनेंट डिसॉल्व हो, मतलब डिसॉल्व फॉर्म में हो चीजें, तो वहां पे हम लोग को डील करना पड़ता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन नाम का एक शब्द आएगा, कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या होता है ये कॉन्सेंट्रेशन, इसके बारे में हमको बात करनी है। तो कॉन्सेंट्रेशन मैं आपको बता देता हूँ बेटा। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप क्या बोलोगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूट, in a given quantity, in a given quantity of in the given quantity of solvent or solution, or solution, in the given quantity of solute, or sorry, solvent or solution, called as concentration, called as concentration। तो ये किसी भी, जैसे हम लोग, जैसे मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मेरे पास क्या है भाई, मैंने एक कप लिया, मान लेते हैं एक कप लेता हूँ मैं, एक बीकर लेता हूँ, एक कंटेनर लिया, इसी तरीके से मैंने एक और कंटेनर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने इसके अंदर सेम लिक्विड फिल कर दिया, मान लेते हैं इसके अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिक्विड फिल करना स्टार्ट किया, ये मैंने इसके अंदर लिक्विड भर दिया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, जब मैंने इसके अंदर लिक्विड फिल किया तो मैंने इसके अंदर कुछ अमाउंट, कुछ पार्टिकल्स को भी क्या किया भाई, डिसॉल्व किया। मान लेते हैं इसके अंदर मैंने कुछ पार्टिकल्स भी डाल दिए, यहाँ पे पार्टिकल्स डिसॉल्व फॉर्म में है, ठीक है भाई। तो सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। तो अगर सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा प्रेजेंट होंगे, एक सॉल्वेंट हमने फिक्स कर दिया, ठीक है भाई, सॉल्वेंट हमने फिक्स कर दिया, मान लेते हैं हमने यहाँ पे कितना लिया भाई, मान लेते हैं यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल है और यहाँ पे कम पार्टिकल है, ठीक है भाई। तो ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। तो केस नंबर 2 में आप देखो फिक्स वॉल्यूम में दोनों का वॉल्यूम सेम है और वहां पे पार्टिकल ज्यादा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो अगर ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो क्या बोल रहा हूं मैं, सॉल्यूट हमारे पास अगर ज्यादा हो जाएगा, सॉल्यूट हाई होगा, तो फिर वहां पे कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है भाई। और अगर सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो ये बात होती है, ठीक है भाई। वही बात है, आपके पास 2 कप हैं, उनमें चाय बनाई है आपने और चाय में आपने चीनी डाली है। अब किसी में 1 चम्मच चीनी डाली, किसी में 3 चम्मच चीनी डाली, तो कौन सी चाय ज्यादा मीठी होगी, वो आप बताएंगे सिंपली कि 3 चम्मच वाली। क्यों, उसके अंदर वॉल्यूम तो हमने चाय में सेम ही रखा है,
है ना। तो फिर क्या हो जाएगा वहां पे, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि चीनी का अमाउंट दूसरे वाले कप में ज्यादा होगा। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए आपको बस एक ही बात याद रखनी है, वो क्या, जो मैं आपको बता रहा हूं। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग, उसके लिए आपको एक ही बात याद रखनी है कि कंसंट्रेशन बराबर, आप तो याद रखिए, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। मोस्टली टाइम पे यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने जाते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे हमारे पास पहला आता है जो, वो मैं आपको बताता हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग मास परसेंट। क्या बोलते हैं? मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट, ये दोनों हम लोग को पढ़ने हैं, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट। ठीक है भाई। तो मास परसेंट कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास सॉल्यूशन बनाया गया, ठीक है, तो मास परसेंट एम परसेंट, ठीक है भाई, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंट भी लिख सकते हैं। डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंट भी आपको देखने को मिलेगा। मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला यही है। अब परसेंट लगा रखा है, इसका मतलब 100 में पार्ट पूछा जा रहा है, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, कॉल्ड एज, called as mass percent, called as mass percent और W by W परसेंट। तो ये हमारे लिए डेफिनेशन हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने आपको दिया है कि मेरे पास ना 10% मास बाई मास, यहाँ पे एम अपॉन एम लिख दूं या डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू लिख दूं, 10% एम बाई एम सॉल्यूशन ऑफ NaCl aqueous गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको ये डेटा गिवन है तो आप यहां से क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे कि मेरे पास ना 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, वहां पे ये सॉल्यूशन के अंदर है, इसका मतलब आप वहां से सॉल्यूट का मास भी इंक्लूडेड है और सॉल्वेंट का मास भी इंक्लूडेड है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब यहां से आप क्या निकालोगे, सॉल्यूट का मास तो फिक्स है 10 ग्राम, ये गिवन है ना, ये हमारे लिए सॉल्यूट ही तो है, ये सॉल्यूट ही तो है, तो सॉल्यूट ये है। तो फिर अब सॉल्वेंट जो बचा है वो क्या है हमारे लिए, वाटर है, H2O है। यहाँ पे सॉल्वेंट है H2O और ये सॉल्यूट NaCl है। तो इसका मास तो हमें गिवन है 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, जब टोटल 100 है तो ये हो जाएगा हमारे लिए 100 माइनस 10, यानी कि 90 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हम लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें 10 ग्राम NaCl है और 90 ग्राम पानी है, तो टोटल मिला के 100 ग्राम। और इसका परसेंटेज हमने निकाला तो कितना आ गया भाई, हमारे पास आ गया है 10%। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इसी तरीके से हम लोग वॉल्यूम के लिए भी कर सकते हैं बेटा। किसके लिए कर सकते हैं, वॉल्यूम के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा ना मास बाई मास परसेंट, इसी तरीके से हम लोग वॉल्यूम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। जो नेक्स्ट होगा हमारे लिए वो क्या होगा, वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं, V अपॉन V परसेंट भी बोल सकते हैं। वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू क्या करना पड़ेगा, 100। क्यों 100 का मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि ये परसेंट में पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई,
वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि V अपॉन V परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई, वही सेम टू सेम कहानी है, बिल्कुल सेम टू सेम, क्या, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of its solution called as V upon V परसेंट और वॉल्यूम परसेंट तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो वॉल्यूम परसेंट का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास गिवन है, मान लेते हैं 10% V अपॉन V इथेनॉल इन वाटर गिवन है, तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे, इसका मतलब आप निकालो कि ये कि हमारे पास 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट है, किसमें, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है भाई। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दोनों चीजें प्रेजेंट है, यहां पे दोनों चीजें प्रेजेंट है, सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और साथ में सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, सॉल्यूट क्या हो गया बेटा, इथेनॉल हो गया, उसका परसेंटेज और वो कितना गिवन है, 10 ml, ठीक है भाई। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर, तो वो उसका अमाउंट कितना गिवन है भाई, वो हो जाएगा 100 माइनस 10, बोले तो कितना, 90 ml हो जाएगा पानी, 90 ml क्या हो जाएगा, वाटर। तो अगर आप 10 ml इथेनॉल लेते हो और 90 ml पानी लेते हो, तो हमारे पास वो 10% V अपॉन V क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा हमारे लिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास, जैसे अभी हम लोगों ने परसेंट पढ़ा है बेटा, एक और होता है M अपॉन V परसेंट, वो भी आप निकाल सकते हो, क्या होता है M अपॉन V परसेंट, ये भी आप लिख सकते हो, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, M अपॉन V परसेंट का, तो ऐसे ही निकालना है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। इसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है भाई, वही सेम टू सेम चीज़ है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, जैसे अगर हम बात करें तो पार्ट्स पर मिलियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पीपीएम। किससे बोलते हैं, पीपीएम। 1 बिलियन के अंदर कितना पार्ट है, तो वो हमारे लिए पीपीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाता है पीपीएम कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, पीपीएम इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो हम बोलेंगे मास ऑफ component mass of solute divided by total mass of the solution, total mass of solution। बस इसमें अब 10 टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 6 का। वहां पे परसेंट पूछा हुआ था, यहाँ पर मिलियन पूछा हुआ, तो हमने मिलियन का मतलब कितना पता है हमें, 10 टू द पावर 6 होता है, तो हमने मिलियन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो एग्जाम्पल मैंने बोला, मान लेते हैं मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने लिख दिया कि मेरे पास ना कि 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम क्लोरीन है भाई, ठीक है। और तो आप इसका परसेंटेज निकाल के बताओ, ये पानी के अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर, इन वाटर है। तो आप इसका मास परसेंट निकाल के बताओ, और क्या निकाल के बताओ भाई, आप इसका बताओ 1 लीटर पानी है, यहाँ पे कितना गिवन है, 1 लीटर पानी गिवन है, तो आप इसके अंदर मास परसेंट और पीपीएम निकाल के बताओ। तो मास परसेंट निकालना तो बड़ा ही आसान है, मास परसेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन, जब ये आपने ग्राम में रखा तो नीचे वाला भी ग्राम में रखना पड़ेगा,
है ना भाई। तो वो नीचे वाला ग्राम में कैसे रखोगे, ये 1 लीटर है, तो 1 लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 ml लिख सकते हैं। और ये हमारे लिए डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है वाटर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए, 1000 ग्राम रख दिया मैंने पानी, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो मास परसेंट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा भाई, ऑलमोस्ट वो निकल के आ जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴% आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमसे पीपीएम में पूछ रहा है, पीपीएम में पूछ रहा है, तो देखो 3 × 10⁻³ हो जाएगा ग्राम, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन रखना है। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन अभी निकाला 1000 ग्राम, इंटू कितना करना पड़ेगा, 10⁻⁶ करना पड़ेगा पीपीएम में। तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 3 पीपीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 पीपीएम आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये 3 पीपीएम के बराबर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों के पास क्या होते हैं भाई, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में, है ना। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, तो उससे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, 1 मिनट रुको ज़रा, 1 मिनट वेट करो। इस पर मैं टाइप कर देता हूँ क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि हमारे पास 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है, वो डिजोल्व है 500 ml सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी डेंसिटी कितनी है भाई, 1.1 ग्राम पर ml है। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, है ना भाई। तो मास परसेंट पूछा जा रहा है ऑक्सैलिक एसिड का, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले, ध्यान से देखो। अगर हम देखें तो डेंसिटी कितनी गिवन है हमें, 1.1 ग्राम पर ml, ये गिवन है। ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे भाई, डेंसिटी, मास चाहिए पड़ेगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम भी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम भी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अब जो मास निकालना है, अब वॉल्यूम कितना गिवन है 500 ml, तो मास चाहिए, तो यहाँ से 500 आ जाएगा। अब किसकी रिक्वायरमेंट है, मास की, तो मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना निकल के आ जाएगा, 500 ml मल्टीप्लाइड बाई 1.1, सॉरी 1.1 ग्राम पर ml आ जाएगा। तो यहाँ से ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो भी मास आएगा वो ग्राम में आएगा। कितना आ जाएगा, वो 550 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करें, आप देखिए यहाँ पे, ये तो हमारे लिए किसका मास आ गया, सॉल्यूशन का मास है, ये मास सॉल्यूशन का है। अब यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड गिवन है, तो वो मास किसका हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना गिवन है भाई, वो गिवन है हमको 11 ग्राम। आपसे पूछ रहे हैं मास परसेंट निकाल दीजिए, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मास परसेंट का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल होता है, मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। इंटू कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो मास ऑफ सॉल्यूट 11 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, 11 प्लस 550। ठीक है, सॉरी 550 रख दो सीधा सीधा, 550 क्यों, क्योंकि हमारे पास वहां पर डायरेक्ट मास है ना सॉल्यूशन का, तो 550 कर दो, इंटू 100 कर दो। तो इससे सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, वो कितना आंसर निकल के आएगा, आप जब सॉल्व करके देखोगे तो वो आंसर निकल के आएगा 2% के आसपास। कितना आ जाएगा आंसर, 2% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है भाई, इसके आगे हम लोग और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, उनको आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही कर रहे हैं भाई, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, हैप्पी लर्निंग टू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।